वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। इसे हम रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत या इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ रिकार्डियन भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत यह बताता है कि किन कंडीशंस में दो देशों में इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता है और आपस में ट्रेड करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको इससे क्या बेनिफिट होते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ तथा रिकार्डो का मानना है कि उत्पादन लागतों में भिन्नता, उत्पादन लागतें क्या होती हैं? किसी भी वस्तु को बनाने में आने वाला खर्चा ही उत्पादन लागतें होती हैं, जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो एडम स्मिथ तथा रिकार्डो के अनुसार उत्पादन लागतों में भिन्नता ही दो देशों में व्यापार को जन्म देती है। रिकार्डो का मत था कि दो देशों में व्यापार निरपेक्ष लाभ के कारण नहीं होता बल्कि तुलनात्मक लाभ की वजह से होता है। कहने का मीनिंग है कि रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत का जो परिष्कृत रूप है वो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आए हैं, निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ। निरपेक्ष लाभ क्या होता है? एक कंट्री उस वस्तु का प्रोडक्शन करती है जिसमें उसे अन्य कंट्री की तुलना में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। निरपेक्ष लाभ का मीनिंग यानी जिस वस्तु को वो कम लागत पर उत्पादित कर सकता है उस वस्तु को वो राष्ट्र उत्पादित करता है। यानी एक राष्ट्र किसी विशेष वस्तु को अन्य देशों से बेहतर रूप में बनाने में सक्षम है, यानी उसकी कॉस्ट कम आ रही है या उसकी अधिक मात्रा को उत्पादित कर रहा है, उस वस्तु का एक राष्ट्र उत्पादन करता है। जैसे कोई कंट्री ए है, वो दो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में से किस वस्तु को उत्पादित करेगा? जिस वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत या खर्चा कम आ रहा है उस वस्तु को वो बना के दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेगा। अब हम देखेंगे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। रिकार्डो ने 1817 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को बताया है। रिकार्डो के सिद्धांत को मूल्य का श्रम सिद्धांत यानी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागत लाभ से निश्चित होता है। एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसे अन्य देशों की अपेक्षा लागतों में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो तथा विदेशों से उन वस्तुओं का इंपोर्ट या आयात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक लागत की हानि होती है। रिकार्डो ने बताया कि किसी भी वस्तु का मूल्य है वो उसमें निहित श्रम की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। यानी वस्तु को बनाने के लिए हमने लेबर कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है उसके ऊपर निर्भर करता है वस्तु का मूल्य, लेकिन वस्तु का मूल्य लेबर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। अब है रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की मान्यताएं या एजम्पशंस। फर्स्ट मान्यता है 2x2x1 मॉडल। यहाँ पहला 2 बता रहा है, दो नेशंस को बता रहा है। दूसरा 2 दो गुड्स को बता रहा है, दो वस्तुओं को बता रहा है। और तीसरा उत्पादन का केवल एक ही साधन है और वो साधन है श्रम। दूसरी मान्यता है कि दोनों देश दो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। थर्ड है श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। श्रम की इकाइयों के समरूप होने का मीनिंग है कि जो लेबर या श्रम जो उस वस्तु में लग रहा है वो बिल्कुल एक जैसा कुशल है। फोर्थ मान्यता है फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार नीति अर्थात अहस्तक्षेप की नीति, यानी व्यापार के बीच में कोई भी बाधा नहीं है। सिक्स्थ एजम्पशन है उत्पादन पैमाने के स्थिर प्रतिफल या स्थिर लागतों के अंतर्गत किया जाता है। यानी पैमाने के स्थिर प्रतिफलों का प्रयोग किया जाता है। जिस रेशियो में हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया है उसी रेशियो में हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये होता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो उसमें लगे श्रम लागत के ऊपर निर्भर करती हैं। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है, यानी एक देश
दूसरे देश को किसी वस्तु का निर्यात करता है तो बदले में उस देश से वस्तु का आयात करेगा, यानी वस्तुओं के रूप में व्यापार हो रहा है। तकनीकी ज्ञान स्थिर रहता है। तकनीकी ज्ञान स्थिर का मीनिंग यहाँ है कि दो वस्तुओं के उत्पादन में, यानी एक देश अपने देश में दो वस्तुएं उत्पादित कर रहा है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वो देश एक ही तकनीक को अपनाता है। लेकिन एक वस्तु दो अलग अलग कंट्रीज में बन रही तो वहाँ इस तकनीक में भिन्नता हो सकती है। श्रम एक देश में गतिशील है जबकि दो देशों के बीच अगतिशील है। श्रम का मतलब यहाँ लेबर या व्यक्तियों की बात हो रही है कि एक देश में तो लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, लेकिन दो देशों के बीच में जो लेबर है वो नहीं जाता है, यानी दो देशों के बीच में लेबर अगतिशील है। नेक्स्ट है, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अगली हमारी मान्यता है कि परिवहन लागतों का अभाव होता है, यानी व्यापार करने पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो आती है, कुछ भी नहीं आती है। नेक्स्ट हमारी एजम्पशंस है, साधनों का पूर्ण प्रयोग। उत्पादन में जिन साधनों को लगाया गया है उन साधनों का फुल यूटिलाइजेशन होता है। और लास्ट हमारी मान्यता है, रुचियाँ एवं मांग का स्वरूप समान होता है। ये हमने देखी है रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की मान्यताएं। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या। इस सिद्धांत को समझाने के लिए रिकार्डो ने दो कंट्रीज को लिया है, वो है इंग्लैंड और पुर्तगाल, तथा दो वस्तुओं को लिया है, वो है शराब और कपड़ा। और जो कॉस्ट है वो रिकार्डो ने बताई है कि जो वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को लेबर कॉस्ट के रूप में हमने मापा है। तो यहाँ हम टेबल में देखें, पुर्तगाल में एक इकाई शराब के लिए श्रम की लागत या लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, 80 के बराबर, और एक इकाई कपड़े का उत्पादन करने के लिए लेबर कॉस्ट है 90 के बराबर। इंग्लैंड में एक इकाई शराब की जो कॉस्ट है वो है 120 इकाई, और जबकि एक इकाई कपड़ा उत्पादित करने की लागत है 100 के बराबर लेबर कॉस्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अधिक लाभ की स्थिति है, क्योंकि पुर्तगाल में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में जो श्रम की लागत है वो कम आ रही है। तो पुर्तगाल दोनों वस्तुओं के उत्पादन में इंग्लैंड की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति में है, यानी दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पुर्तगाल को निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है और इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि है। अब है तुलनात्मक लाभ। तुलनात्मक लाभ क्या होता है? जिस देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है उसकी तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु वह होती है जिसमें उसका निरपेक्ष लाभ अधिक हो। जैसे हमने यहाँ टेबल में देखा कि पुर्तगाल शराब की एक इकाई और कपड़े की एक इकाई दोनों को ही इंग्लैंड की तुलना में कम लागत पे उत्पादित कर रहा है, लेकिन इन दोनों इकाइयों में यानी 80 और 90 इन दोनों में तुलनात्मक लाभ कहाँ अधिक है? जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ अधिक है, निरपेक्ष लाभ अधिक है। तो यहाँ हम देखें कि कपड़े की तुलना में जो शराब का उत्पादन पुर्तगाल कर रहा है तो श्रम की लागत कम आ रही है। तो पुर्तगाल की तुलनात्मक लाभ की वस्तु यहाँ क्या होगी? शराब होगी। पुर्तगाल शराब का उत्पादन करेगा। इसी तरीके से इंग्लैंड को हम देखें, इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पुर्तगाल की तुलना में निरपेक्ष हानि हो रही है। तो इंग्लैंड को उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक होगा जिसमें उसकी निरपेक्ष हानि कम है। तो यहाँ हम देखें इंग्लैंड में शराब उत्पादित करने के लिए श्रम की लागत लग रही है 120 और एक इकाई कपड़ा उत्पादित करने की श्रम लागत है 100। तो यहाँ हम देखें श्रम की लागत किस में कम है? कपड़े के उत्पादन में कम है। तो इंग्लैंड के यहाँ तुलनात्मक लाभ वाली जो वस्तु है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कपड़ा हो जाएगी। तो पुर्तगाल तो कम निरपेक्ष श्रम लागत की वजह से शराब का उत्पादन करेगा और इंग्लैंड है वो कपड़े का उत्पादन करेगा। तो यहाँ
पुर्तगाल की तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु शराब होगी और इंग्लैंड की तुलनात्मक लाभ वाली वस्तु कपड़ा होगी। तो पुर्तगाल क्या करेगा, शराब का उत्पादन करेगा और शराब का एक्सपोर्ट करेगा और उसी वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। और इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन करेगा, कपड़े का एक्सपोर्ट करेगा और उसी वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। अब है कि रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को बताने के लिए अवसर लागत का भी प्रयोग किया। अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है? एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई या एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने या उत्पादित करने के लिए जो अन्य वस्तुओं की कितनी यूनिट्स का हमें त्याग करना पड़ता है, वही अवसर लागत कहलाती है। जैसे हम दो वस्तुएं हमारे पास हैं, केला और सेब। हम दोनों वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन एक अतिरिक्त इकाई सेब की हम लेना चाह रहे हैं। एक सेब से हम दूसरे सेब की इकाई को हम लेना चाह रहे हैं, तो उसके बदले में केले की कितनी इकाइयों को छोड़ रहे हैं, वो ही क्या होती है? अवसर लागत होती है। तो अवसर लागत की दृष्टि से एक देश को तुलनात्मक लाभ तब होता है जब उसे अन्य देशों की तुलना में उसकी अवसर लागत जो होती है वो कम आती है। तो रिकार्डो ने दो देशों में वस्तु के उत्पादन के लिए अवसर लागत का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ हम टेबल से देखते हैं कि व्यापार की संभावना कैसे होगी। तो एक देश अवसर लागत की दृष्टि से एक देश को तुलनात्मक लाभ तब होगा जब उसे अन्य देश की तुलना में उस वस्तु की अवसर लागत कम आ रही हो। तो यहाँ हम टेबल से देखें, पुर्तगाल और इंग्लैंड दो देश हैं और दो वस्तुएं हमारी शराब और कपड़ा है। तो यहाँ हम अवसर लागत देखें, पुर्तगाल की अवसर लागत देखें तो क्या हो जाएगी? शराब के उत्पादन में श्रम की लागत आ रही थी 80 और कपड़े के उत्पादन में श्रम की लागत थी 90। तो अवसर लागत देखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 80/90 आया 0.89। इसी तरीके से पुर्तगाल की कपड़े की अवसर लागत देखें तो कपड़े के उत्पादन के लिए श्रम की लागत थी 90 और शराब की थी 80। तो कपड़े की अवसर लागत यदि हम शराब के रूप में देखें तो 90/80 = 1.12। तो यहाँ हम देखें शराब और कपड़े के उत्पादन में पुर्तगाल की अवसर लागत किस में कम आ रही है? शराब में कितनी आ रही है? 0.89 और कपड़े की अवसर लागत आ रही है 1.12। तो एक देश को तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है जिस वस्तु के उत्पादन में उसे अवसर लागत कम आ रही हो। तो पुर्तगाल में शराब की अवसर लागत कम है, तो पुर्तगाल क्या करेगा? शराब की अवसर लागत कम होने की वजह से, यानी शराब की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो पुर्तगाल शराब का उत्पादन करेगा, उसे निर्यात करेगा और शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। इसी तरीके से इंग्लैंड में हम शराब और कपड़े की दोनों की अवसर लागत की तुलना करें तो शराब की तुलना में कपड़े की अवसर लागत कम है। शराब की अवसर लागत है 1.20 और कपड़े की है 0.83। तो इंग्लैंड की अवसर लागत कपड़े के उत्पादन में कम है, इसलिए इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक प्राप्त होगा क्योंकि कपड़े की अवसर लागत इंग्लैंड में कम है। इसलिए इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उसे एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ हम ये देखें तो इसका मीनिंग क्या है? पुर्तगाल में एक इकाई शराब के बदले कितना कपड़ा देना पड़ रहा है? 0.89, यानी शराब की अवसर लागत कितनी है? 0.89। अवसर लागत हमने देखी। अवसर लागत क्या होती है? किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों को हमें छोड़ना पड़ रहा है, वो अवसर लागत होती है। तो पुर्तगाल में एक इकाई शराब के बदले में कपड़े की कितनी इकाई हम छोड़ रहे हैं? 0.89। तो यहाँ हम देखें तो पुर्तगाल में तो क्या है? शराब सस्ती है इसलिए शराब का उत्पादन होगा और इंग्लैंड में कपड़ा सस्ता है तो कपड़े का उत्पादन होगा। यहाँ ये घरेलू विनिमय दर है। यदि हम पुर्तगाल की घरेलू विनिमय देखें तो एक वाइन के बदले कितना है? 0.89 क्लॉथ। यहाँ हम देख रहे हैं पुर्तगाल में शराब सस्ती है क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट वाइन जो है
ये अपने देश की घरेलू विनिमय दर कितनी है? 1 यूनिट वाइन इज इक्वल टू 0.89 क्लॉथ। इसका मीनिंग ये है कि पुर्तगाल में अगर 1 यूनिट शराब के बदले में कपड़ा कितना मिल रहा है? 0.89 मिल रहा है। जबकि इंग्लैंड में 1 इकाई शराब के बदले में कपड़ा कितना मिल रहा है? 1.2 इकाई क्लॉथ मिल रहा है। तो यहाँ हम देखें तो पुर्तगाल को केवल वाइन का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में तो 1 इकाई वाइन के बदले उसे 0.89 कपड़ा ही मिलेगा, जबकि 1 इकाई शराब के बदले इंग्लैंड में उससे कितना कपड़ा मिल रहा है? 1.2 इकाई के बराबर कपड़ा मिल रहा है। तो पुर्तगाल की लाभ की स्थिति ये होगी कि वो शराब का उत्पादन कर ले और कपड़े को इंग्लैंड से आयात कर ले। अब यदि यहाँ हम देखें, मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दर हमने क्या फिक्स कर रखी है? 1 यूनिट वाइन इज इक्वल टू 1 यूनिट क्लॉथ। तो यहाँ हम देखें कि पुर्तगाल की स्थिति सबसे पहले देखिए, वहाँ 1 इकाई शराब के बदले जो घरेलू विनिमय दर है, या उसी देश में है, यदि हम देखें खुद के देश में 1 इकाई शराब के बदले कपड़ा मिल रहा था 0.89, जबकि पुर्तगाल 1 इकाई शराब इंग्लैंड को निर्यात कर दे तो इंग्लैंड से बदले में उसे कपड़ा मिल रहा था 1.2 इकाई। लेकिन यहाँ घरेलू विनिमय की दर कितनी फिक्स की है? 1 यूनिट वाइन इज इक्वल टू 1 यूनिट क्लॉथ। तो यहाँ अब पुर्तगाल को 1 इकाई शराब निर्यात करने के बदले इंग्लैंड से कपड़ा कितना मिलेगा? अब 1 यूनिट क्लॉथ ही मिलेगा। 1 इकाई शराब भेजी इंग्लैंड में तो बदले में 1 इकाई कपड़ा ही इंग्लैंड से पुर्तगाल को मिला। खुद के देश में कितना मिल रहा था? 0.89 ही मिल रहा था 1 यूनिट शराब के बदले, और इंग्लैंड से कितना मिल रहा है? 1 यूनिट क्लॉथ। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 0.11 इकाई अधिक कपड़े की मात्रा पुर्तगाल को प्राप्त हो रही है। कब? जब वो इंग्लैंड को 1 इकाई शराब भेज रहा है और बदले में 1 इकाई कपड़ा ही प्राप्त कर रहा है। खुद के देश में 0.89 इकाई ही कपड़ा प्राप्त हो रहा था, तो कपड़े की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगर इंग्लैंड में यदि हम देखें तो 1 इकाई के बदले घरेलू विनिमय दर पर उसको कपड़ा कितना देना पड़ रहा था? पुर्तगाल को बदले में 1.2 इकाई देना पड़ रहा था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर कितनी निश्चित कर ली है? 1 यूनिट वाइन के बदले 1 यूनिट क्लॉथ। यानी इंग्लैंड को अब 1 इकाई शराब के बदले 1 इकाई कपड़ा देना पड़ेगा, जबकि खुद के देश में उसे 1 इकाई शराब के बदले 1.2 इकाई कपड़ा देना पड़ रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की स्थिति इंग्लैंड के लिए भी अच्छी, क्योंकि उसको कपड़े की मात्रा कम देनी पड़ रही है। तो अब इंग्लैंड 1 इकाई शराब के लिए 1 इकाई ही कपड़ा देगा, तो कितना कम देना पड़ रहा है? 1.2 माइनस 1, यानी 0.2 कपड़े की मात्रा जो है वो इंग्लैंड को कम देनी पड़ रही है। 1.2 की बजाय अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर पर केवल 1 यूनिट वाइन के बदले 1 यूनिट क्लॉथ ही इंग्लैंड पुर्तगाल को देगा। तो 0.2 कपड़े की मात्रा जो इंग्लैंड कम दे रहा है, इतना इंग्लैंड को अधिक लाभ प्राप्त होगा। यानी हम कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से दोनों ही देशों को लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने देश में वही चीज़ कम मात्रा में मिल रही है, दूसरे देश में वो वस्तु अधिक मात्रा में मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से लाभ प्राप्त होगा। कंक्लूजन के रूप में यदि हम बताएं तो रिकार्डो ने अपनी लेबर कॉस्ट थ्योरी के आधार पर लेबर की कंपैरेटिव कॉस्ट के विश्लेषण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभप्रद सिद्ध किया है। यानी तुलनात्मक लागतों में भिन्नता की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो स्थिति दोनों ही देशों के लिए लाभप्रद है। प्रत्येक देश व्यापार के बाद व्यापार से पहले की तुलना में अधिक वस्तु को काम में ले सकता है और उसी वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेगा जिसमें उसकी श्रम की लागत कम आ रही है, और उसका निर्यात कर देगा और उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। ये तो था रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचनाएं। रिकार्डो के जो सिद्धांत की आलोचनाएं हैं वो मुख्य रूप से इनकी मान्यताओं को लेकर ही इनकी आलोचनाएं की गई है। जैसे मान्यताओं में इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें केवल लेबर कॉस्ट को इन्होंने शामिल किया है, जबकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में केवल लेबर एक ही साधन का प्रयोग नहीं होता है,
बल्कि पूंजी है, भूमि है, जो अन्य साधनों की भी उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। दूसरी मान्यता के आधार पर आलोचना हम करते हैं कि इन्होंने पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल की मान्यता को लिया, यानी जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ जाता है। ये मान्यता भी इनकी अव्यवहारिक है, क्योंकि पैमाने के घटते प्रतिफल और बढ़ते प्रतिफल की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। थर्ड है परिवहन लागतों का अभाव, इन्होंने बताया था। जबकि दो देशों के मध्य अगर व्यापार होता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसका प्रभाव व्यापार पे पड़ता है। नेक्स्ट आलोचना है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता के आधार पर। रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में कहा है कि एक देश में उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने संस्कृति, अपने परिवार की कंडीशंस, परिवार से लगाव, इनकी वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी नहीं जाना चाहता, यानी एक देश में भी श्रम गतिशील हो ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि इस सिद्धांत में कहा कि दो देशों के मध्य श्रम पूर्ण रूप से अगतिशील है, यानी दो देशों में श्रम जो है उसकी गतिशीलता नहीं है। वर्तमान में अगर हम देखें तो दो देशों के मध्य जो लेबर है वो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, यानी दो देशों के मध्य भी लेबर गतिशील होता है। नेक्स्ट आलोचना है लागतों को अत्यधिक महत्व देना। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में कॉस्ट को अधिक महत्व दिया है। अगली है स्वतंत्र व्यापार नीति का अभाव। रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में फ्री ट्रेड को माना है, यानी व्यापार के ऊपर किसी भी तरह के कोई हस्तक्षेप है, कोई टैरिफ है, कुछ नहीं लगता, बल्कि दो देशों के मध्य यदि हम व्यापार देखें तो वो फ्री ट्रेड की स्थिति हमें नहीं मिलती है, बल्कि व्यापार पे बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं। वस्तु विभेद, इन्होंने कहा कि एक देश एक वस्तु का उत्पादन करता है और दूसरा देश दूसरी वस्तु का उत्पादन करता है, लेकिन दो वस्तुएं एक जैसी वस्तु, जैसे कि शराब है वो पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों में मिल रही, तो जरूरी नहीं हो एक जैसी हो, दोनों वस्तुओं में हमें भिन्नता भी देखने को मिलती है। दो से अधिक वस्तुओं के मध्य भी व्यापार होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये माना था कि दो वस्तुओं को इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया, बल्कि व्यापार एक देश दो से अधिक वस्तुएं भी अपने देश में उत्पादित करता है। इनकी मान्यता थी कि दो देशों के मध्य ही व्यापार होता है, लेकिन व्यापार जो है वो दो से अधिक देशों के मध्य भी होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता इन्होंने अपने सिद्धांत में ली है, जो कि सही नहीं है। व्यवहार में हमें ओलिगोपोली और मोनोपोली कंपटीशन की जो कंडीशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। पूर्ण विशिष्टीकरण का अभाव, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में माना था कि एक देश एक वस्तु का उत्पादन करेगा और उसी में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है। ये मान्यता भी सही नहीं है, क्योंकि एक देश पूर्ण विशिष्टीकरण ना करके अपने देश में केवल एक वस्तु ही उत्पादित नहीं करता, बल्कि कई वस्तुओं को उत्पादित करता है। मांग पक्ष की उपेक्षा, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में सप्लाई या कॉस्ट को अधिक महत्व दिया और मांग पक्ष की उपेक्षा की है। कम विकसित देशों से संबंध नहीं, रिकार्डो का जो सिद्धांत है इसकी मान्यताएं इस तरह की हैं कि यह एलडीसीज या कम विकसित देशों के ऊपर लागू नहीं होता है। अगली अगर हम इसकी आलोचना करें तो इन्होंने कहा था कि एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक ही तकनीक का उपयोग करता है। ये जो स्थिति है वो भी आवश्यक नहीं, दो वस्तुओं के उत्पादन में एक देश अलग अलग तकनीक का प्रयोग भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत क्या है। थैंक यू।